हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हाँ तो दोस्तों, हम लोग 3 सेशन ज्योग्राफी PYQ का स्टेट PCS एंड UPSC इंक्लूडेड देख चुके हैं। आज ज्योग्राफी का 4th सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। 4th टॉपिक पढ़ेंगे। इस 4th टॉपिक में हम लोग जितने भी देखेंगे यूनिवर्स का हम लोग देखेंगे। बिल्कुल सही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन किसका है सबसे बड़ा, या बताएं। टाइटन शनि का है। बिल्कुल सही। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका किसका कौन सा है। अर्थ का 1 है, मार्स का 2 है, जुपिटर का 95 है, सैटर्न का 146 है, यूरेनस का 27 है और नेपच्यून का 14 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सैटर्न का। इससे भी क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, तो सैटर्न का है। सेकेंड स्थान पे हमारा जुपिटर आता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो विचार करना है और सही चुनना है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा। तो बिल्कुल सही है। 1969 में पहली बार यूरी गागरिन क्या नाम था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका का था 1969 में। भारत ने वर्ष 2010 में चंद्रयान प्रथम को भेजा था। तो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, हालांकि ये गलत है। 2010 में नहीं है, आई थिंक 2008 में गया था। 2008 में आई थिंक, आप लोग देख लेंगे। तो एक गलत है, ऐसा ही है 90, यानी कि इसका ए होगा। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे स्थित है। पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा। तो ये चंद्रमा पे है। चंद्रमा पे और भी कई सारे हैं। सी ऑफ देख लेते हैं। इसका एक मैप के द्वारा हम लोग इसको फाइंड करते हैं। यहाँ देख सकते हैं सी ऑफ, सॉरी इसको थोड़ा जूम करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। बहुत बढ़िया। गुड। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट के व्यू से भी आई है। आप इसको यहाँ देखेंगे, सी ऑफ सोलॉर्म, सी ऑफ फर्टिलिटी, सी ऑफ न्यूक्लियर, सी ऑफ वेब पावर, सी ऑफ क्लाउड, सी ऑफ मॉइस्चराइजर, ओशियन ऑफ स्टॉर्म, फिर है सी ऑफ रेन, सी ऑफ कोल्ड, सी ऑफ सैटर्न, सी ऑफ इन ट्रैंक्विलिटी। यही क्वेश्चन पूछा था। तो इतना सारे सी ऑफ है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन में आ सकता है। इसीलिए ये एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। क्या था, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। नेक्स्ट है, कारण। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। उपयुक्त में से सही उत्तर को चयन करना है। अब देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से करें। देखिए, चांद
का सदैव एक अभिन्न फलक पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। ये तो सही है, क्योंकि अगर हमारा ये अर्थ है और हमारा यहाँ पे मून है तो वैसे कि सिर्फ एक साइड ही दिखेगा, अपोजिट साइड तो नहीं दिखेगा, तो ये हमारा सही है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस की घूर्णन करता है, ये गलत है। इसमें कुछ तो असमान होगा, तो हमारा इसलिए इसका आंसर ए सही है और आर गलत है। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने काल के बराबर होता है। कहीं नहीं क्वेश्चन ये सेम पूछ दिया है दोनों साल में। ए और दो दोनों सही है। ये इसलिए ए सही, बी भी सही है, कारण सही है क्योंकि कहता है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये सही है, लेकिन ये 23.5 डिग्री झुककर कर रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए वो उसमें गलत हुआ, इसमें सही हुआ। जैसे 4 में देख सकते हैं, इसमें कह रहा है अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे के बात नहीं सुन सकते, क्यों? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देता है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने होते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इसका क्वेश्चन आंसर बताएं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, यही वजह है। कभी भी हम लोग साउंड को माध्यम चाहिए सुनने के लिए, आज माध्यम के लिए हमको वहाँ पे वायुमंडल चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड नीड मैटर, बहुत अच्छा आसान भाषा में समझाया गया है। साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम, क्लियर, देयर प्रोपेगेशन लाइक सॉलिड लिक्विड गैस travel because the molecules of solid liquid and gases carry sound wave one point and another point। ये कह रहा है कि साउंड को कैरी करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह साउंड को पहुंचने के लिए, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, उसको एक स्थान दूसरे स्थान पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब तक ये कुछ नहीं रहेगा तो नहीं पहुंचेगा। साउंड कैनॉट प्रोग्रेस थ्रू वैक्यूम बिकॉज द वैक्यूम हैज़ molecules which can vibrate and carry the sound wave। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि क्यों नहीं सुनाई देता है, बिल्कुल सही। अब कहता है चंद्र ग्रहण कब होता है, तो इसका एक हम लोग चंद्र ग्रहण कब होता है, इसका एक फार्मूला था। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। कहता है ये चंद्रमा है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और यहाँ अर्थ हो गया और यहाँ सन हो गया, चंद्र ग्रहण। तो भाई ये तो चंद्र ग्रहण का ऑप्शन है नहीं, यहाँ मून होगा, ये सन होगा, ये हमारा सूर्य ग्रहण का ऑप्शन है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। अब कहता है अर्थ मून और चंद्र के बीच में आ जाता है। अब इसको हम लोग, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, अब यहाँ पे देखिए ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। अब क्या कहता है जब सूर्य है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तभी इसका चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण के बारे में पूछ रहे, देख लेते हैं। सिंपल सी है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसको ध्यान से देखें। ग्रह
ग्रह में कौन आता है? ग्रह क्या है? हेली, मेरिन, यूरेनस और चंद्रमा। तो ग्रह हमारा यूरेनस है। उपग्रह कौन हो जाएगा? तो चंद्रमा हो जाएगा। एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, एक का दो, दो का एक, दो गो में है। अब फिर आता है पुच्छल तारा, हेली हो जाएगा। सी का चार, सी का चार, यानी कि आंसर हमारा दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना कब होती है? जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो, जब एक कैलेंडर वर्ष में दो लगातार माहों में चार पूर्णिमा हो, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह दो पूर्णिमा हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको बताएं ब्लू मून क्या होता है। हाँ, तो ब्लू मून घटना क्या है? ब्लू मून जैसे शब्द और भी कई सारे हैं, देखने को मिलता है हम लोग के यूनिवर्स में, जैसे कि ब्लू मून हो गया, प्रीग्यू फुल मून हो गया, फिर सुपर मून हो गया, ब्लड मून हो गया। इसी तरह कई सारे मून हैं। ब्लड मून उसको कहा जाता है जो पृथ्वी और सूर्य के चंद्रमा के बीच में चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उनके छाया से ढक जाता है चंद्रमा, और उस चंद्रमा का कलर पूरा रेड दिखने लगता है, इसलिए उसको रेड मून का नाम दिया जाता है। तो अर्थात हम लोग देखते हैं कि ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून बहुत लंबा है। इसको ये कहा जाता है कि चंद्रमा का मास हो जाता है 29.5 डे का, एक दिन का माना जाता है। तो ये इस तरह से अगर 29 × 5, 29 × 12 करते हैं तो हमारा पूरे वर्ष का दिन हो जाता है कितना? लगभग 354 के आसपास आता है, राइट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 354 के आसपास आ जाता है। जैसे हम लोग 30 × 12 करते हैं तो 360, 365, 366 का हम लोग का पृथ्वी का दिन होता है, लेकिन चंद्रमा का 354 का ही 354 का ही आता है। लेकिन इसके बाद जो समय बचता है 11 या समथिंग दिन बच जाता है, इस बीच में अगर कोई चंद्रमा आ जाता है तो उसी को क्या होता है, पूर्णिमा आ जाता है, उसी को ब्लू मून की घटना कहा जाता है। तो हमारा इसमें से कोई नहीं, जैसे कह रहा है कि जब एक माह में दो पूर्णिमा हो, ऐसा कुछ है नहीं। जब एक कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 माहों में 4 पूर्णिमा हो, ऐसा भी नहीं कुछ कहा है। जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में दो पूर्णिमा है, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से किसी भी नहीं होगा। बिल्कुल सही, ये होगा, किसी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाएगा, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाएगा। बताएं। उसका भार घट जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं? याद रखना है, मंगल और बृहस्पति के बीच में रहने वाले को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको हम एक यहाँ दिखा रहे हैं, डायग्राम था, इसको ज़रा ध्यान से देखें। ये हमारा सन है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स और जुपिटर। ये हमारा मार्स और जुपिटर है। ये जो छोटे 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 जो कण दिख रहे हैं, ये हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यानी क्षुद्र ग्रह है। एक इसका अपेक्षा में एक और आएगा, कहाँ पे? तो नेपच्यून और प्लूटो, नेपच्यून के बाद आता है, उसको हम केपर बेल्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसी की तरह होता है, लेकिन ये काफ़ी दूर हो जाता है। तो ये हम समझ गए, मंगल और जुपिटर के बीच में ही ये सारा क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है। चलिए अब इसको क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
समझ गए, क्षुद्र ग्रह होगा। नेक्स्ट है क्षुद्रों के विषय में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के कक्षाओं के मध्य स्थित है। तभी जस्ट हम लोग पढ़े क्षुद्र के ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में है, तो यहाँ शनि दे दिया तो हमारा ये गलत हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका किसका है। 3 जो गलत है वो गलत है, 3 इसमें है गलत है, 3 इसमें गलत है, 3 इसमें भी है गलत है, यानी कि हमारा आंसर 1 और 2 होगा। बिल्कुल। क्षुद्र सूर्य परिक्रमा करने वाला विभिन्न आकार का है, अधिकांश किसी छोटा 1000 किलोमीटर से भी बड़ा होता है। क्लियर। चलो थोड़ा हम लोग जल्दी करते हैं, आज लेट हो रहा है। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर है। अब क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर है। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच में क्या अंतर है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टाने ग्रहकियाएँ प्लेनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिम शीत गैसों की निर्मित होती है जिसे चट्टानी और धातु पदार्थ का आपस में बांधे रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। ठीक है। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह वह नहीं दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बहुत कॉमन सी मिस्टेक दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह लघु चट्टान ग्रहिका, जबकि धूमकेतु हिम शीत गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु को आपस में बांध रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। क्षुद्र ग्रह तो हम लोग पढ़ लिए, मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं। यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, पाए जाते हैं। अब आ गया जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन गलत है, सोचने की बात है। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दिखाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह तो हम लोग देख रहे थे मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे टुकड़ों में घूमते हुए सूर्य के चक्कर काटते हैं। तो इसका हमारा 2 कट गया, 2 कट गया, तो हमारा 1 और 3 सही होगा। इसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्षुद्र ग्रह आ गया, सॉरी धूमकेतु आ गया। अब ये क्या है, गैस से बना हुआ है। हम लोग देखें गैस टेल, डस्ट टेल, बीच वाले को क्या बोलता है, साइड वाले को न्यूक्लियस और इसका कोमा। अब ये चीज़ 2 चीज़, इससे क्वेश्चन एक और आता है कि क्या धूमकेतु का जो टेल बनता है, टेल क्या डस्ट और गैस दोनों का होता है। हाँ, तो ये रखना, डस्ट का भी होता है और गैस का भी होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या धूमकेतु का जो टेल बनता है, टेल, ये जो टेल बनता है, पूंछ बनता है, तो क्या वो सूर्य के विपरीत होता है या सूर्य के तरफ होता है। तो नहीं, हमेशा सूर्य के विपरीत बनेगा। अगर यहाँ पे सन है तो सन के पीछे अपोजिट साइड में बनेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आने की संभावना है। यही सब क्वेश्चन यूपीएससी उठाता है या पीसीएस। नेक्स्ट है धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है। लो भैया, आ गया क्वेश्चन। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है, वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूरक्षिप्त हो जाती है। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है, उसका हल्का द्रव्यमान उसके पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाता है। धूमकेतु के पुच्छ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। तो इसको देखें, अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि हमेशा सूर्य के अपोजिट साइड उसका टेल बनता है।
तो ये क्वेश्चन हमारा सी सही हो रहा है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर भाग जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर है। उल्का, उल्का क्या है? अब उल्का क्या है तो देखें, तीव्र गति से चलता तारा, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, तारामंडल का भाग है या पुच्छहीन धूमकेतु है। उल्का क्या है? उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य को उल्का कहा जाता है। तो आज हमारा सेशन 15 क्वेश्चन का यहाँ पे क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो आप लोग ज़रा इसको देख लेंगे और कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलते हैं। ओके, थैंक यू। और प्लीज़ इसको लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।